संजय गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस को बताया गया। लड़के की बरामदगी हो गई है। आरोपी उनसे तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी नमस्कार, खबरों से ओंकार जुड़ने के लिए न्यूज देख देखते रहे हैं रहिए आप। आपके ओंकार साथ मैं न्यूज। हूं नमस्कार। आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। 71,000 युवाओं को आज नौकरी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। पीएम मोदी वर्चुअली मोड में युवाओं को संबोधित कर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। 5वां रोजगार मेला है। देश भर के विभिन्न राज्यों में 45 अलग अलग केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। मेले में अलग अलग सेंटर पर केंद्र सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले के जरिए अब तक पीएम मोदी 2,09,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दे चुके हैं। मंगलवार के आयोजन के बाद इनकी संख्या 3,06,000 हो जाएगी। इन कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री कई राज्यों द्वारा आयोजित कई रोजगार मेले का हिस्सा भी रहे हैं। अप्रैल 2023 में भी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया गया था। नई भर्तियां इंडिया पोस्ट ऑफिस, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक, कनिष्ठ क्लर्क कम टाइपिस्ट, कनिष्ठ अकाउंट क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट सेक्शन अधिकारी, लोअर डिवीजन जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां की गई। लिपिक, अनुविभागीय अधिकारी और कर सहायक जैसे कई पोस्ट शामिल इसमें हैं। आपको बता दें, रोजगार मिला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नए भर्ती किए गए युवाओं को एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी लगाया जाएगा, जिससे नियुक्ति किए गए युवाओं को खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। 16 मई को केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में 10 लाख भर्तियां करने की घोषणा की थी। ये भर्तियां रोजगार मेले के माध्यम से की जानी है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से मिशन मोड में स्वीकृत पदों के सापेक्ष खाली पदों की पहचान करने और उन्हें भरने के लिए कहा था। तो आपको बता दें, 71,000 युवाओं को आज नौकरी मिलेगी। 22 राज्यों में रोजगार मेला लगेगा। 45 अलग अलग केंद्रों पर ये रोजगार मेला आयोजित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इससे पहले भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा चुका है। 5वां रोजगार मेला आयोजित हो रहा है अब, और 45 अलग अलग केंद्रों पर ये रोजगार मेले का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं युवाओं को। तो आपको बताते चले कि कई पद ऐसे हैं जो रोजगार मेले में शामिल हैं और जिनके जरिए भर्तियां की जा रही हैं। अप्रैल 2023 में भी इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया गया था। नई भर्तियां इंडिया पोस्ट ऑफिस, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक, कनिष्ठ क्लर्क कम टाइपिस्ट, कनिष्ठ अकाउंट क्लर्क, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट सेक्शन अधिकारी, लोअर डिवीजन जैसे विभिन्न पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। लिपिक, अनुविभागीय अधिकारी और कर सहायक जैसे कई पोस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नए भर्ती किए गए युवाओं को एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स भी कराया जाएगा, जिससे नियुक्ति किए गए युवाओं को खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। 16 मई को केंद्र में भाजपा सरकार के 9 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2 अक्टूबर में 10 लाख भर्तियां करने की घोषणा की थी। ये भर्तियां रोजगार मेले के माध्यम से की जानी है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से मिशन मोड में स्वीकृत पदों के सापेक्ष खाली पदों की पहचान करने और उन्हें भरने के लिए कहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में अराजकता और हिंसा फैल गई है। इस दौरान राज्य संस्थानों और संवेदनशील सैन्य भवनों पर पीटीआई समर्थकों ने हमले भी किए। इसके बाद अब पाकिस्तान की सेना ने ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है, जिन्होंने समर्थकों को सैन्य प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर हमले के लिए उकसाया। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित विशेष कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की एक अहम बैठक में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैयद असीम मुनीर के
9 मई से बने कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि निहित राजनीतिक हित के लिए ऐसे हालात बनाए गए। जानकारी के मुताबिक बैठक में देश के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा माहौल के बारे में जानकारी दी गई। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक फोरम को जानकारी दी गई थी कि शहादा चित्रों, स्मारकों और अपवित्र करने, ऐतिहासिक इमारतों को जलाने और सैन्य प्रतिष्ठानों में आगजनी की एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी। और आज आपको बता दें, NSA की आज बैठक भी 3 बजे लगभग आयोजित की जाने वाली है। पाकिस्तान में बवाल लगातार जारी है। इमरान खान की जब से गिरफ्तारी की गई तभी से ही बवाल चल रहा है। इमरान और उनके समर्थकों पर अब मुकदमा चलाए जाने की बात कही जा रही है। आज दोपहर 3 बजे NSA की बैठक भी आयोजित होनी है। वहीं आपको बता दें कि इमरान और उनके समर्थकों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए कहा जा रहा है। बता दें, निजी संपत्तियों पर हमले के लिए उकसाया। रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में आयोजित विशेष कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की एक बैठक में पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल सैयद आसिम मुनीर को 9 मई से बने कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि निहित राजनीतिक हित के लिए ऐसे हालात बनाए गए। जानकारी के मुताबिक बैठक में देश के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा माहौल के बारे में जानकारी दी गई। ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक फोरम को जानकारी दी गई थी कि शहादा चित्रों, स्मारकों और अपवित्र करने, ऐतिहासिक इमारतों को जलाने और सैन्य प्रतिष्ठानों में आगजनी की एक सुनियोजित योजना बनाई गई थी। गुजरात की सूरत में बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए अनोखी पहल की गई है। गरीब बच्चों के लिए एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया। ये स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जानकारी के मुताबिक सूरत के अडाजन इलाके में विद्याकुंज विद्यादीप समूह द्वारा प्रमुख स्वामी स्मृति विद्या मंदिर मोबाइल स्कूल शुरू किया गया है। इस स्कूल का खास उद्देश्य है कि सूरत में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे शिक्षित हों। यह स्कूल एक बस में तैयार किया गया है। इस बस को स्कूल रूप देने में करीब 8 लाख रुपए की लागत आई है। इस स्कूल का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया है। सूरत के फुटपाथों पर रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई। इस बस में क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया है। इस बस में सीटों की जगह रंग बिरंगी बेंच लगाई गई हैं। वहीं बोर्ड की जगह बच्चों के मनोरंजन और आधुनिक शिक्षा के लिए भी टीवी लगाया गया। इसके अतिरिक्त इस मोबाइल स्कूल के अंदर बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के सामान रखे गए। बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने अद्वितीय प्रमुख स्वामी स्मृति मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त इस बस में कई छोटे और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए बुलाया गया था। इसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया बच्चों के साथ बैठे और उनसे बातचीत की। इतना ही नहीं, राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने भी सभी गरीब बच्चों को पढ़ाया। तो आपको बता दें कि झुग्गियों में रहने वाले बच्चों तक अब खुद स्कूल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात की सूरत में बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए अनोखी पहल ये की गई है। गरीब बच्चों के लिए एक अनोखा स्कूल शुरू किया गया। यह स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। जानकारी के मुताबिक स्कूल सूरत के अडाजन इलाके में विद्याकुंज विद्यादीप समूह द्वारा प्रमुख स्वामी स्मृति विद्या मंदिर मोबाइल स्कूल शुरू किया गया है। इस स्कूल का खास उद्देश्य है कि सूरत में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे शिक्षित हों। यह स्कूल एक बस में तैयार की गई है। इस बस को स्कूल का रूप देने में करीब 8 लाख रुपए की लागत आई है। इस स्कूल का उद्घाटन शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया है। सूरत के फुटपाथों पर रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस मोबाइल स्कूल की शुरुआत की गई है। इस बस में क्लासरूम जैसा माहौल बनाया गया है।
इस बस में सीटों की जगह रंग बिरंगी बेंच लगाई गई। वहीं बोर्ड की जगह बच्चों के मनोरंजन और आधुनिक शिक्षा के लिए भी टीवी लगाया गया। इसके अतिरिक्त इस मोबाइल स्कूल के अंदर बच्चों के खेलने के लिए भी कई तरह के सामान रखे गए। बता दें, राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने अद्वितीय प्रमुख स्वामी स्मृति मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के वक्त इस बस में कई छोटे और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए बुलाया गया था। इसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया बच्चों के साथ बैठे और बच्चों से बातचीत की। भारतीय टीम के स्टार ओपनर शुभमन गिल इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 सीजन में अपना जलवा दिखा रही है। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। मुकाबले में गुजरात टीम के ओपनर शुभमन गिल ने हैदराबादी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। गिल ने 58 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। उनका आईपीएल में पहला शतक है। गिल ने अपनी पारी में 1 छक्का और 13 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 174.13 का रहा था। शुभमन गिल के ताबड़तोड़ शतक के बदौलत गुजरात टीम ने मैच में 9 विकेट पर 188 रन बनाए और ये मैच 34 रनों से अपने नाम किया। गिल के तूफानी शतक की बदौलत ही गुजरात टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली आईपीएल 2023 सीजन की पहली टीम बन गई है। गिल ने अपनी पारी के चौथे ही ओवर में लगातार 4 चौके जमाकर 18 रन बनाए थे। ये ओवर फजलहक फारूकी ने किया था। बता दें, गिल के लिए यह साल 2023 अब तक जबरदस्त रहा है। उन्होंने इस साल की शुरुआत से ही अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 शतक जमाए हैं। इसमें उनका वनडे में 1 दोहरा शतक भी शामिल है। गिल ने इस साल वनडे में 3 सेंचुरी लगाई, जबकि टेस्ट और T20 नेशनल में 1-1 शतक जमाया। इस साल गिल ने पहला शतक 15 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में लगाया था। अब 4 महीने बाद 15 मई को छठा शतक आईपीएल में लगाया। अब गिल ने आईपीएल में भी शतक जमा दिया है। इस तरह उन्होंने अपने जबरदस्त फॉर्म के दम पर इस साल कुल 6 शतक जमा दिए। ऐसे में गिल ने इस साल के आखिर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है। इन शतकों के दम पर गिल ने बताया कि वो वर्ल्ड कप में तबाही मचाने को तैयार है। गिल की ये दमदार फॉर्म वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीमों के लिए एक वार्निंग भी है। इस साल शुभमन गिल ने कुल 17 इंटरनेशनल मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 5 शतक जमाए और 61.25 के बेहतरीन औसत से 980 रन बनाए। उनका बेस्ट स्कोर वनडे में 208 रनों का था। साथ ही मौजूदा आईपीएल सीजन में गिल ने अब तक 13 मैच खेले, जिसमें 48 के जबरदस्त औसत से 576 रन जड़े हैं। इस दौरान 1 शतक और 4 50 जमाई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई तेज होती दिख रही है। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार डीके शिव कुमार ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान डीके शिव कुमार ने कहा कि वो सिंगल मैन है और हिम्मत के साथ अकेला आदमी भी बहुमत बना सकता है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के जरिए कर्नाटक की सेवा करना है। अपने आवाज पर मीडिया से मुखातिब होते हुए डीके ने कहा कि मैं किसी दावे पर जवाब नहीं देना चाहता। मैं अकेला आदमी हूँ। मुझे एक बात पर विश्वास है कि हिम्मत के साथ एक अकेला आदमी भी बहुमत बना सकता है। मैं वो सब नहीं बताना चाहता कि पिछले 5 सालों में क्या क्या हुआ, लेकिन एक दिन मैं सब बताऊंगा। उन्होंने आगे बताया, कांग्रेस हाईकमान ने मुझे और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया है। सोनिया गांधी और खड़गे जी ने मुझे अध्यक्ष का पद दिया। मेरे नेतृत्व में 135 सीटें आई। कर्नाटक में सीएम पद के चुनाव के लिए रविवार को बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान प्रस्ताव पास हुआ कि कर्नाटक का अगला सीएम कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। इसके बाद सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए सोमवार को और कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात हुई। वहीं अब सीएम का ऐलान होने की अब संभावनाएं जताई जा सकती हैं और संभावना है कि 18 या 19 मई को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा।
द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट में मामले की सुनवाई टल गई थी। पत्रकार कुर्बान अली और जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की है। बता दें 5 मई को केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर फिल्म में लीड किरदार में नजर आए एक्ट्रेस अदा शर्मा ने फिल्म को मिल रहे अच्छे रेस्पॉन्स के लिए दर्शकों को धन्यवाद किया है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए अदा ने कहा कि मैं जो भी फिल्म करती थी लगता था कि मेरी आखिरी फिल्म होगी। अब मुझे लगता है कि मेरे लिए दर्शकों के सपने हमेशा से ही बड़े थे। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि फिल्म को इस तरह का रेस्पॉन्स मिलेगा। मैं हमेशा से ही अच्छी फिल्म करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कि मुझे कभी मौका मिलेगा भी या नहीं। कभी कभी मुझे लगता था कि अच्छी फिल्में करने के लिए मुझे ओम शांति ओम में शाहरुख खान की तरह दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। जस्टिस एन नागरेश और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने इसे देखने के बाद ही रिलीज करने की इजाजत दी है। इसमें किसी समुदाय के लिए किसी भी तरह से आपत्तिजनक नहीं है। देश भर में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार तपा देने वाली भीषण गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई राज्यों में सुबह से लेकर रात तक लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देश के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया था। विभाग के अनुसार मंगलवार को देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के कई स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही इसके बाद बारिश होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली में मंगलवार 16 मई को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा राज्य के भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जैसलमेर, नागौर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में 16 मई को आंधी और हल्की बारिश की उम्मीद है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।